Welcome everyone. So in this video we will solve the CSIR NET November 2020 questions. So section A के questions कर रहे थे 1 to 5 questions I have already done. So 1 to 5 questions हो गए एंड इस वीडियो में 6 to 10 questions और करेंगे एंड सो आपके पास और भी कुछ क्वेश्चंस होंगे जब मैं फिजिक्स के क्वेश्चन करूंगा. सो आपके फिजिकल साइंस के कुछ जो भी क्वेश्चंस हैं आप उसे व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर सकते हैं. सो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है. सो आप उस ग्रुप पे आप सेंड कर सकते हैं क्वेश्चंस. ओके, सो आई विल सॉल्व आफ्टर सॉल्विंग द जनरल एप्टीट्यूड सेक्शंस. एंड वन मोर थिंग, दीज ऑल क्वेश्चंस आर मेमोरी बेस्ड. सो जो स्टूडेंट ने मेरे को सेंड किए हैं ये वही क्वेश्चंस हैं. सो इनकी लैंग्वेज में एंड थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है एक्चुअल से. सो लैंग्वेज थोड़ी डिफरेंट हो सकती है एक्चुअल से. सो एक्चुअल जब क्वेश्चन पेपर आ जाएगा आई विल सोल्व दैट. सो उससे पहले विल सोल्व दिस. सो सिक्स्थ क्वेश्चन था, अ बैंक पेज इंटरेस्ट टू इट्स डिपॉजिटर्स कंपाउंडेड ईयरली इफ अ डिपॉजिट बिकम्स. सो ये डिपॉजिट दे रखा है जो हो जाता है 54,000 एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर एंड 64,800 एट द एंड ऑफ सिक्स्थ ईयर. सो ये दो अमाउंट दे रखे हैं जो अलग अलग टाइम पे हो रहे हैं. सो हमें बताना है व्हाट इज द प्रिंसिपल इन्वेस्टेड इन द डिपॉजिट. सो ये चार ऑप्शन दे रखे हैं. सो हमें बताना है प्रिंसिपल इन्वेस्टेड इन द डिपॉजिट, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट बताना है जो इनिशियली डिपॉजिटर ने डिपॉजिट किया है. सो एक तो यहाँ पे ये कंसेप्ट है कि कंपाउंडेड हो रहा है. सो बैंक का जो इंटरेस्ट है वो कंपाउंडली कैलकुलेट हो रहा है. ठीक है, एक होता है सिंपल इंटरेस्ट, एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट. अगर सिंपल इंटरेस्ट होता तो हमें सिंपली इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते थे. सिंपल इंटरेस्ट सिंपली द प्रिंसिपल अमाउंट को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम रेट से एंड देन टाइम से और फिर डिवाइड कर देते हैं 100 से, क्योंकि R बाय 100 हो जाता है. रेट परसेंट लेते हैं यहाँ पे, सो डिवाइड बाय 100. सो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं एंड टोटल अमाउंट में फिर ऐड कर देते हैं. तो थर्ड ईयर एंड फिफ्थ सिक्स्थ ईयर ऐसे कैलकुलेट कर लेते हैं. बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है. सो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, एक बारी मैं बता देता हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट में होगा क्या. सो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, लेट्स से हमारे पास जो प्रिंसिपल अमाउंट है हमने इनिशियली डिपॉजिट करा X एंड जो इंटरेस्ट लग रहा है, इंटरेस्ट वो लग रहा है R% के हिसाब से. सो होगा क्या, फर्स्ट ईयरली लग रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट. सो फर्स्ट ईयर के बाद क्या होगा, जो हमारा टोटल अमाउंट है, तो फर्स्ट ईयर के बाद मैं टोटल अमाउंट लिख रहा हूँ. टोटल अमाउंट क्या हो जाएगा, जो हमने इनिशियली डिपॉजिट करा था दैट वाज X प्लस X पे जो हमारा इंटरेस्ट लगेगा दैट इज X इंटू R%. और सिंस 1 ईयर के लिए लग रहा है सो 1 ही आएगा इंटू मल्टीप्लाई बाय 1. सो मल्टीप्लाई बाय 1 होगा, सो X R बाय 100. सो ये हो जाएगा हमारा टोटल अमाउंट एट द एंड ऑफ 1 ईयर. सो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. सो X प्लस X कॉमन आ जाएगा एंड 1 प्लस R बाय 100 बच गया. ऐसे ही सेकेंड ईयर में क्या होगा, सो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि अगर ईयरली कंपाउंडेड हो रहा है सो टोटल अमाउंट जो फर्स्ट ईयर में हो गया, जो टोटल अमाउंट हो गया, अब उस पे इंटरेस्ट लगेगा. बट सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, जो इनिशियली अमाउंट हमने डिपॉजिट करा है उसी पे बार बार इंटरेस्ट लगेगा. फर्स्ट ईयर पे भी इस पे लगेगा, सेकंड ईयर पे भी इसी पे ही लगेगा एंड थर्ड ईयर पे भी इसी लगेगा. बट कंपाउंड इंटरेस्ट में सेकंड ईयर में क्या होगा कि जो हमारा इंटरेस्ट है वो इस अमाउंट पे लगेगा, जो फर्स्ट ईयर में हमारा इंटरेस्ट प्लस जो टोटल अमाउंट है उस पे लगेगा. सो सेकेंड ईयर के बाद जो हमारा टोटल अमाउंट हो जाएगा वो हो जाएगा, पहले हमारा टोटल अमाउंट ये था, सो ये तो ऐसे का ऐसे लिख लेते हैं X R बाय 100 और मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ. सो सिंप्लीफाई करके हमने लिखा था X 1 प्लस R बाय 100. सो ये हमारा अमाउंट था, टोटल अमाउंट जो पहले था, प्लस सेकेंड ईयर में टोटल अमाउंट लिख रहा हूँ मैं. सो ये टोटल अमाउंट पहले था प्लस अब इस पे हमारा इंटरेस्ट लगेगा. सो ये जो है X 1 प्लस R बाय 100 ऑफ R बाय 100. सो ये हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेट हो गया इस पे. सो ये हमारे पास टोटल आ जाएगा एंड इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे सो X 1 प्लस R बाय 100 कॉमन ले लें, सो हमारे पास बच जाएगा 1 प्लस R बाय 100 एक और. सो ये हो जाएगा X 1 प्लस R बाय 100 रेज़्ड टू पावर स्क्वायर. ऐसे ही थर्ड ईयर में जब कैलकुलेट करेंगे
थर्ड ईयर में क्या होगा, जो हमारा इंटरेस्ट है अब इसके ऊपर लगेगा, ना कि जो इनिशियली हमारा एक्स अमाउंट था इसके ऊपर नहीं लगेगा, अब इसके ऊपर लगेगा। सो ऐसे ही थर्ड ईयर में क्या हो जाएगा, अगर हम कैलकुलेट करेंगे यही सब दोबारा करेंगे, सो सिंपली x1 प्लस आर बाय 100 का क्यूब। मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा, आप कैलकुलेट करेंगे तो ये क्यूब हो जाएगा, ठीक है। सो एक जनरल फॉर्मूला बन जाता है nth ईयर के बाद जो कंपाउंड इंटरेस्ट का टोटल अमाउंट है, ये टोटल अमाउंट होता है, दिस इज टोटल अमाउंट, दिस इज नॉट द इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला ये होता है, दिस कैलकुलेट्स ओनली द इंटरेस्ट। तो टोटल अमाउंट जब हम निकालते हैं वो हो जाता है जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है प्लस ये जो इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट। बट ये जो मैं बता रहा हूं ये दिस इज द टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट nth ईयर के बाद क्या हो जाएगा, दिस इज सिंपली x जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट था। सो इसकी जगह मैं प्रिंसिपल अमाउंट लिख देता हूं, प्रिंसिपल अमाउंट 1 प्लस r जो हमारा रेट है बाय 100, r को मैं परसेंटेज में लिख रहा हूं, सो r बाय 100 हो जाएगा, रेज टू पावर n इज द ईयर, कितने ईयर के लिए हमने डिपॉजिट किया। सो ये एक जनरल फॉर्मूला होता है। सो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, अगर आप सिंपल इंटरेस्ट का या कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन कर रहे हैं तो अगर ये फॉर्मूला याद है तो इजीली आप अराउंड 1 to 2 मिनट्स में क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। सो ये क्वेश्चन, ये इक्वेशन याद होनी चाहिए। सो nth ईयर में, सो टोटल अमाउंट की हमारे पास इक्वेशन आ गई। सो ये है टोटल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस आर बाय 100 रेज़्ड टू पावर n। नाउ हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है इफ द डिपॉजिट बिकम्स 54,000 हो जाता है डिपॉजिट, 54,000 हो जाता है डिपॉजिट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। सो थर्ड ईयर के बाद 54,000 हो जाता है एंड 64,800 एट द एंड ऑफ सिक्स्थ ईयर। सो ये दो चीजें दे रखी हैं। सो इससे ये दो इक्वेशन बना सकते हैं हम। सो टोटल अमाउंट हमें दे रखा है डेट इज 54,000, ये हो रहा है थर्ड ईयर के बाद। हमें प्रिंसिपल अमाउंट नहीं पता, यही हमें कैलकुलेट करना है, मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस रेट भी हमें नहीं पता, सो ऐसे का ऐसे छोड़ दो इसे, एंड ईयर है थर्ड ईयर के बाद। सो ये हमारी आ गई फर्स्ट इक्वेशन। एंड सेकेंड इक्वेशन 64,800 हो जाता है, प्रिंसिपल अमाउंट हमें नहीं पता विच वी हैव टू कैलकुलेट, मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस आर बाय 100, और ये हो रहा है सिक्स्थ ईयर के पास। सो ये हो जाएगा सेकेंड इक्वेशन। हम क्या करते हैं, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। सो डिवाइड करेंगे, सो हमारे पास आ जाएगा 54,000 बाय 64,800 दैट विल बी इक्वल टू, प्रिंसिपल पीए कट जाएगा एंड हमारे पास बच जाएगा, और इसको भी जब हम डिवाइड करेंगे सो इसकी थर्ड पावर इसकी यहाँ से कट जाएगी, तो 1 बाय 1 प्लस आर बाय 100 रेज़ टू पावर 3 बच जाएगा। सो अगर इसे कैलकुलेट करेंगे सो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस आर बाय 100 रेज़ टू पावर 3, यहाँ से 20 कट जाएंगे, इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 540 बाय 648। सो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 1 प्लस आर बाय 100 की क्यूब की वैल्यू। सो ये वैल्यू हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में। सो इसको फर्स्ट इक्वेशन या सेकेंड इक्वेशन कहीं पे भी पुट कर लेते हैं। सो वहाँ पे हमें अगर सेकेंड इक्वेशन में पुट कर रहे हैं तो हमें इसका स्क्वायर करना पड़ेगा ताकि ये क्यूब हो जाए, वो सिक्स्थ पावर हो जाए, ठीक है। तो इसे मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ। सो फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, सो यहाँ पे तो 54,000 है, प्रिंसिपल अमाउंट हमें नहीं पता विच वी हैव टू कैलकुलेट, एंड मल्टीप्लाइड बाय इसकी वैल्यू हमें दे रखी है, दैट इज जो हमने कैलकुलेट करी है 540 बाय 648, एंड प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा 54,000 मल्टीप्लाइड बाय 540 बाय 648, सॉरी ये है 540 बाय, सॉरी यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दी, इट शुड बी, जब इसको इधर ले जाएंगे एंड इसको इधर ले जाएंगे सो ऊपर आएगा 648 एंड नीचे आएगा 540, ओके। एंड यहाँ पे भी जब करेंगे सो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे डैट वुड बी 648 बाय 540। सो ये यहाँ पे मैंने सही लिखा है 554,000 इंटू 540 बाई 648।
सो जिसको जब कैलकुलेट करेंगे हमारे पास आ जाएगा ₹45,000। सो इसकी वैल्यू आ जाएगी 45,000। सो दिस इज द प्रिंसिपल अमाउंट विच वी हैव टू कैलकुलेट 45,000। सो आउट ऑफ दीज ऑप्शन सी ऑप्शन इज करेक्ट विच इज 54,000। ठीक है, सो इजी क्वेश्चन था और यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई थी मेरे से, सो आप देख लेना। एंड सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर डिजीज एवरी इन्फेक्टेड पर्सन इन्फेक्ट्स 3 अदर ऑन द 5th डे। सो इस क्वेश्चन को थोड़ा आराम से समझते हैं। पहले एक डिजीज है जिससे क्या हो रहा है कि एक इन्फेक्टेड पर्सन जो है 3 अदर्स को इन्फेक्ट कर रहा है 5th डे पे, एंड खुद वो रिकवर हो जाता है 5th डे पे। ऑन एवरेज men and women are infected in the ratio, so men और women जो हैं वो इन्फेक्ट हो रहे हैं 4:1 के रेशियो में, are infected in the proportion 4:1. The total number of women who are infected by the end of 35 days is closest to, so at the end of 35 days बताना है नंबर ऑफ वुमेन जो इन्फेक्ट हुई हैं। सो इन्फेक्टेड वुमेन बताना है। एक तो है जो रिकवर हो गए हैं, सो रिकवर भी इन्फेक्टेड थे, सो वो भी हमें टोटल कैलकुलेट करना है। एंड ये भी याद रखना है कि रिकवर जो है आगे इन्फेक्ट नहीं कर पाएंगे, ओनली द जो इन्फेक्टेड हैं वही इन्फेक्ट आगे कर पाएंगे, इन्फेक्शन स्प्रेड कर पाएंगे। सो इसको ऐसे समझते हैं, लेट्स से 0th डे स्टार्टिंग में, ठीक है, स्टार्टिंग में लेट्स से एक इन्फेक्ट था, ठीक है, इन्होंने दे रखा है कि एक पर्सन जो है 3 को इन्फेक्ट करता है। सो इनिशियली लेट्स से एक पर्सन था, सो दिस इज 1 पर्सन, सिंगल पर्सन, 1 पर्सन है। सो ये क्या करेगा, 3 को इन्फेक्ट करेगा, ये 3 को इन्फेक्ट करेगा, 3 जनों को, ठीक है। एंड खुद किया ये पर्सन हो रहा है, ये रिकवर हो जाएगा, खुद ये रिकवर हो जाएगा 5th डे पे, ठीक है, एंड 3 को ये इन्फेक्ट कर देगा। और ये जो 3 हैं, ये जो 3 जने हैं, दीज आर इन्फेक्टेड, और ये इन्फेक्शन स्प्रेड करेंगे, इन्फेक्शन स्प्रेड करेंगे। सो जो 5th डे पे होगा, हमें बता रखा है 5th डे पे क्या हो रहा है कि ये 3 इन्फेक्ट कर दिए हैं इसने। सो टोटल नंबर ऑफ, अगर इन्फेक्टेड मैं लिखूं, क्योंकि हमें टोटल नंबर ऑफ इन्फेक्टेड एक्चुअली कैलकुलेट करने हैं। सो टोटल नंबर ऑफ इन्फेक्टेड कितने हो जाएंगे, इसने 3 को तो इन्फेक्ट किया एंड ये खुद भी पहले इन्फेक्टेड था, तो टोटल नंबर ऑफ जो इन्फेक्ट हुए हैं पर्सन्स वो है 4। बट इसमें क्या हो रहा है कि एक पर्सन जो है वो रिकवर हो गया, जो इनिशियली ये पर्सन लिया था ये तो रिकवर हो गया 5th डे पे। सो ये जो है एक पर्सन इसमें से रिकवर्ड है, और 3 पर्सन है जो इन्फेक्टेड हैं, जो आगे इन्फेक्शन स्प्रेड करेंगे। सो जो 3 पर्सन है वो कैसे कैसे इन्फेक्ट करेंगे, सो ये जो 3 पर्सन है हर एक 3 और स्प्रेड करेगा, 3 और जनों को इन्फेक्ट करेगा एट द 10th डे पे, ठीक है, 10th डे तक ये 3 जनों को इन्फेक्ट कर देंगे। बट जो 4th पर्सन है वो तो रिकवर हो गया है, वो आगे इन्फेक्शन स्प्रेड नहीं करेगा। सो खाली जो 3 पर्सन है वही इन्फेक्शन स्प्रेड करेंगे। सो 3 सो टोटल अगर हम कैलकुलेट करेंगे, सो ये हो जाएगा, ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर, दैट इज 9। सो 3 + 3 + 3 करेंगे 9 आएगा, इट इज 3 का स्क्वायर, ठीक है। एंड फर्दर क्या होगा, सो टोटल कैलकुलेट करेंगे। सो 9 न्यू इन्फेक्शंस हैं, दीज आर न्यू इन्फेक्शंस, एंड 4 पहले इन्फेक्टेड से। टोटल नंबर ऑफ एट द एंड ऑफ 10th डे जो टोटल नंबर ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन हो जाएंगे वो हो जाएंगे 4 + 9, दैट विल बी 13। सो 13 नाउ इन्फेक्टेड है। और इसमें से क्या हो रहा है, अब ये जो बाकी 3 है जिन्होंने इन्फेक्शन स्प्रेड किया था वो भी रिकवर हो जाएंगे। सो ये टोटल जो 4 हैं ये रिकवर्ड है। सो 4 इनमें से रिकवर्ड है और 9 इन्फेक्टेड है जो आगे इन्फेक्शन स्प्रेड करेंगे। अब अगेन वो जो 9 है वो 3 करके 9 बारी, मतलब 9 बारी ऐसे 3 लिखना पड़ेगा। सो इन्फेक्शन स्प्रेड करने वाले हैं ये। सो ये हो जाएगा, अगर इसको टोटल नंबर ऑफ देखेंगे, सो 3 + 3 + 3 9 टाइम्स करेंगे। सो 3 × 9 दैट विल बी 27, और 27 होता है 3 की क्यूब। सो यहाँ पे 3 की क्यूब इज 27। सो आपको एक ये पैटर्न दिख जाएगा कि क्या हो रहा है 10th डे पे। सो क्या हो रहा है, पहले 3 थे,
देन आगे इन्फेक्टेड हुए 3 स्क्वायर, देन 3 क्यूब। सो ऐसे ही ये बढ़ता जाएगा 3 रेज़ टू पावर से। एंड टोटल नंबर ऑफ इन्फेक्टेड एट द एंड ऑफ 50th डे क्या हो जाएगा, 50th डे पे क्या हो जाएगा, 13 + 27 दैट विल बी 40। सो ये 40 हो जाएंगे और इनमें से 13 रिकवर्ड हैं। अब ये जो टोटल 13 थे अब ये सारे रिकवर्ड हो चुके हैं एंड बाकी जो 27 है ये इन्फेक्शन स्प्रेड करेंगे यहाँ पे। सो अब ये 3 जो है हर एक पर्सन, जो 27 पर्सनस हैं वो सारे 3 करके इन्फेक्ट करेंगे। सो इसको अगर मैं देखूंगा ये 3⁴ हो जाएगा और ये 81 आ जाएगा। सो नाउ 81 पर्सनस और इन्फेक्ट हो गए एट द एंड ऑफ 20th डे। सो टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन्फेक्टेड कितने हो जाएंगे, 40 + 81 दैट विल बी 121 20th डे पे। नाउ अब ये 121 आगे इन्फेक्शन स्प्रेड करेंगे। सो इनमें से क्या है, 40 तो रिकवर्ड है, ये जो 40 थे ये रिकवर हो जाएंगे एंड ये जो आगे स्प्रेड करेंगे दैट विल बी 3⁵ जनों को एंड वो हो जाएगा 243। ठीक है। सो 25th डे मैं इधर लिख रहा हूँ, 25th डे पे क्या होगा, जो टोटल नंबर ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन है वो हो जाएंगे 243 + 121 दैट विल बी 364। सो 364 हो जाएंगे और इनमें से ये जो 121 थे ये रिकवर हो जाएंगे। सो 121 रिकवर्ड और जो 243 हैं वो आगे इन्फेक्शन स्प्रेड करेंगे। सो 3 को 243 टाइम्स लिखना पड़ेगा एंड जो टोटल नंबर ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, जो न्यू इन्फेक्टेड पर्सन है वो हो जाएंगे 3⁵, यहाँ पे 3⁵ था, 3⁵, यहाँ पे हो जाएगा 3⁶ दैट विल बी 3⁶ होता है 729। सो एट द एंड ऑफ 30th डे हमें 35th डे निकालना है। अब 30th डे पे आ गए हैं। सो 30th डे पे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन 729 जो न्यू इन्फेक्शन है प्लस 364 एंड इसको टोटल करेंगे। सो हमारे पास आएगा 1093। सो 1093 न्यू टोटल इन्फेक्टेड पर्सन है। इनमें से जो 364 है ये रिकवर्ड है और जो 729 है ये आगे इन्फेक्शन स्प्रेड करेंगे। सो अब ये जो इन्फेक्शन स्प्रेड करेंगे सो वो हो जाएगा 729 पर्सन 333 करके। सो ये हो जाएगा 3⁵7 एंड 3⁵7 होता है 3⁵7 इज 2187। नाउ जो न्यू इन्फेक्टेड, जो टोटल नंबर ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन होंगे 35th डे पे न्यू इन्फेक्टेड ये हैं एंड जो पहले थे वो 1093 थे। तो टोटल नंबर ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन हो जाएंगे 1093 + 2187 दैट विल बी 3280। सो टोटल नंबर ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन एट द एंड ऑफ 35th डे ये हैं और इनमें से 1093 रिकवर्ड है और जो न्यू इन्फेक्टेड है वो है 2187। सो जो 35th डे पे हमें टोटल नंबर ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन पता चल गए दैट इज 3280। नाउ हमें क्या निकालना है, तो टोटल नंबर ऑफ वुमेन हु आर इन्फेक्टेड एट द एंड ऑफ 35th डे एंड हमें दे रखा है मैन और वुमेन का रेशियो भी दे रखा था, वो है 4:1। मैन और वुमेन का रेशियो जो है हमें दे रखा है 4:1। मतलब क्या है इसका, कि अगर 5 पर्सन्स हैं इन्फेक्ट होते हैं सो उनमें से 4 मैन होंगे 1 वुमेन होंगे। मतलब क्या कि 1/5 वुमेन होंगे एंड इनमें से 4/5 वो मैन होंगे। ठीक है। सो 1/5 वुमेन का रेशियो है, हमें ये रेशियो पता है कि 1/5 जो है, यहां से हमें ये पता चल गया कि 1/5 जो रेशियो है वो वुमेन का है। सो वुमेन का हमें बताना है टोटल नंबर ऑफ इन्फेक्टेड एट द एंड ऑफ 35th डे। सो वुमेन के लिए टोटल नंबर ऑफ इन्फेक्टेड एट द एंड ऑफ 35th डे क्या हो जाएगा, 1/5 ऑफ दिस क्वांटिटी दैट इज टोटल नंबर ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन 123280। सो 3280 by 5। सो इसको जब कैलकुलेट करेंगे इट विल बी 656। सो 656 वुमेन इन्फेक्ट होंगी एट द एंड ऑफ 35 डेज दैट विल बी सी। सो ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था, सो इसका तरीका मेरे को यही थोड़ा सही लगा। सो अगर समझना है तो ऐसे ही करना पड़ेगा, बाकी एग्जाम में आप ये क्वेश्चन आई थिंक आपको स्किप कर देना चाहिए क्योंकि काफी टाइम लेगा ये क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो ये इजी क्वेश्चन था। ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC आर सिमिलर
ABC और ADC, ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है। देन AD इन सेंटीमीटर इज इक्वल टू, सो AD की लेंथ बतानी है, लेट्स से इसकी लेंथ x है, सो इसकी लेंथ बनानी है सेंटीमीटर में कितनी होगी। सो हम क्या करते हैं, हमें एक तो सिमिलर ट्रायंगल्स दे रखे हैं, सो ट्रायंगल ABC जो है इज सिमिलर टू ट्रायंगल ADC। सो सिमिलर ट्रायंगल की हमें प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए पहले क्या होती है। सो सिमिलर ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी क्या है, वो सेम शेप के होते हैं, एग्जैक्टली अगर सिंपल लैंग्वेज में लिखे तो सेम शेप के होते हैं, लेंथ ये डिफरेंट हो सकती है साइड्स की, बट जो उनकी जो शेप है दैट शुड बी सिमिलर। सो उससे क्या हो जाता है, हमें फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है उसकी, द कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। सो उनके जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे दोनों ट्रायंगल के, जो दो ट्रायंगल सिमिलर है देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। एंड सेकेंड प्रॉपर्टी इज देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। सो उनका जो रेशियो होगा वो सेम होगा, लेंथ मे नॉट बी सेम बट जो उनका कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है वो सेम रहेगा, ठीक है। सो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स उस कोरस्पॉन्डिंग एंगल के कोरस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं वो होंगी, ठीक है। नाउ इसमें हम एक बारी इस डायग्राम को थोड़ा सिंप्लीफाई करके यहाँ पे बना देता हूँ। सो सिंप्लीफाई करके एक ये डायग्राम है हमारे पास, दो ट्रायंगल मैं अलग अलग बना रहा हूँ। सो एक हमारे पास ये ट्रायंगल है एंड एक ट्रायंगल है हमारे पास दिस वन, एक है ये ABC जो आउटर ट्रायंगल है एंड एक जो अंदर है दिस इज ADC। सो ये दो ट्रायंगल है एंड ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर दे रखे हैं। सो फर्स्ट लेते हैं ये C एंगल। सो ये जो C एंगल है ये तो दोनों में ही कॉमन है, यहां से ही दिख रहा है, इस डायग्राम से दिख रहा है, ये जो C एंगल है दोनों में कॉमन है। सो ये दोनों एंगल हो गए इक्वल, ठीक है। अगर इसका कोई भी, जैसे ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा। सो ये दोनों एंगल तो इक्वल हैं, ठीक है। सिमिलर ट्रायंगल यही प्रॉपर्टीज होती है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल सेम होंगे दोनों के, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। सो एंगल C, ये दोनों एंगल जो हैं वो इक्वल हैं। सो ये 1 है, ये 1 है, सो ये दोनों एंगल इक्वल हैं। नाउ नेक्स्ट एंगल देखते हैं। सो नेक्स्ट दिस एंगल A जो एंगल है, A जो एंगल है दिस, सो ये एंगल यहां पे इस एंगल के इक्वल तो नहीं लग रहा, यहां पे डायग्राम में कहीं से भी नहीं लग रहा कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। सो क्या हो सकता है कि इस एंगल के इक्वल इसका ये जो B एंगल है ये एंगल इक्वल हो सकता है, ठीक है, क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स में सिमिलर ट्रायंगल्स में कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स मस्ट बी इक्वल। सो कोई ना कोई एंगल इसके इक्वल होगा ही। सो अगर ये एंगल इसके इक्वल नहीं है, यहां से डायग्राम से दिख रहा है इक्वल हो ही नहीं सकता, सो ये एंगल मतलब इस एंगल के इक्वल है, ठीक है। सो ये दो एंगल इक्वल हैं। सो अगर ये θ2 है सो ये θ2 ही होगा, ठीक है। जैसे 60 डिग्री है तो 60 डिग्री होगा। तो इसको मैं सेकंड नंबर दे देता हूं। एंड जो बचा हुआ एंगल है ये वाला एंगल D, दिस एंगल, इसको 3 नाम दे रहा हूं। सो ये एंगल हो जाएगा इसके इक्वल। सो ये जो ये वाला एंगल था ये इसके इक्वल ना होके इसके इक्वल होगा। सो इसको 3 दे दिया। सो हमें पता चल गया कौन से एंगल किसके इक्वल है। नाउ हमें कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लेना है एंड उससे हमारे पास ये लेंथ निकल जाएगी। सो क्या होगा, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स कैसे लिखते हैं, कोरस्पॉन्डिंग सिंस एंगल्स इक्वल हैं सो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं वो भी इक्वल होंगी। कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा सिंस दे आर सिमिलर ट्रायंगल्स। सो रेशियो कैसे लिखेंगे, जैसे 1 के सामने देखेंगे कौन सी साइड है। सो इसमें जो 1 के सामने है वो है AB। सो AB एंड इसमें 1 के सामने कौन सी है AD। AB बाय AD विल बी इक्वल टू, अब इसमें 2 एंगल ले लेते हैं, 2 एंगल के सामने कौन सी साइड है, दैट इज AC। एंड इसमें 2 के सामने कौन सी साइड है, दैट इज DC। सो इनका रेशियो सेम होगा। एंड थर्ड एंगल के सामने इसमें कौन सी है BC एंड इसमें कौन सी है थर्ड एंगल के सामने, दैट इज AC। सो इनका रेशियो सेम होगा। Now, हमें AD की लेंथ कैलकुलेट करनी है। सो एक तो हम ये ले लेंगे और हमें DC की लेंथ नहीं दे रखी, सो ये हम ये लेंगे नहीं, ये वाला, और ये ले लेते हैं क्योंकि इसमें BC भी पता है AC भी पता है हमें।
सो ये लेंथ हमें दे रखी है 7 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। सो ए बी की लेंथ है, ए बी की लेंथ इज 7 सेंटीमीटर एंड ए डी हमें कैलकुलेट करना है। सो इसको मैं एक्स लिख रहा हूं। बी सी की लेंथ हमें 15 दे रखी है और ए सी की 12 दे रखी है। सो बी सी इज 15 एंड ये है 12। सो यहां से हमारे पास x आ जाएगा 7 इंटू 12/15। सो x को अगर कैलकुलेट करेंगे इट विल बी 5.6 सेंटीमीटर। सो आउट ऑफ दीज ऑप्शंस ए ऑप्शन इज करेक्ट। सो बस यही करना था इसमें। सो x की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। एक और ऐसा क्वेश्चन था, इसमें एरिया बताना है, द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम एज शोन इन द फिगर। सो इस ट्रेपीजियम का एरिया बताना। सो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का एक सिंपल फॉर्मूला होता है, अगर आपको इतना पता है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज सिंपली हाफ बेस इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। सो सिंपली इसमें यही लगाना है। सो कैसे लगाएंगे, अगर बेस हमें ये बेस कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो बेस कैसे कैलकुलेट करेंगे, दिस इज आर, रेडियस आर दे रखा है। सो डायमीटर इसका क्या हो जाएगा, दैट विल बी, ये जो डायमीटर है ये हो जाएगा 2r, मतलब ये भी 2r है। सो बेस हमें पता चल गया 2r है। सो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हो जाएगा हाफ, बेस है 2r एंड सम ऑफ पैरेलल साइड्स। सो पैरेलल साइड्स हैं ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं। दिस इज a, दिस इज b और ये इसका बेस है 2r। पैरेलल साइड इज एक a है, एक b लेंथ की है। सो यहां से 2 कैंसिल हो जाएगा एंड आ जाएगा r a प्लस b। सो यही आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन का। सो इसके ऑप्शंस में थोड़ा डाउट था कि ये ऑप्शन था भी या नहीं था। सो अगर था तो यही ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके अलावा मेरे को और कोई ऑप्शन लग नहीं रहा। यहाँ पे थीटा दे रखा है, आई थिंक कंफ्यूज करने के लिए, या फिर ये क्वेश्चन ही किसी स्टूडेंट ने गलत दिया है। सो ऐसा भी हो सकता है। सो चेक करना पड़ेगा। अगर ये क्वेश्चन सही है तो आप कमेंट्स में बताना कुछ, अगर इसमें मॉडिफिकेशन करनी है, क्वेश्चन अलग था या फिर ऑप्शन में कुछ अलग था, तो आप कमेंट करके आप बता सकते हैं। आप इसको एक और तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला ही नहीं पता, सो आप इसको ये परपेंडिकुलर खींच दो यहाँ पे, ताकि ये एक रेक्टेंगल की तरह बन जाए, या फिर रेक्टेंगल की तरह बन जाए, और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब एक परपेंडिकुलर खींच दिया यहाँ पे। ठीक है। सो देन क्या हो जाएगा, ये लेंथ 2r है, सो ये भी 2r हो जाएगी। तो हमें इस जो रेक्टेंगल है इसका एरिया पता चल जाएगा। सो इसका एरिया क्या हो जाएगा, सिंपली 2r इंटू b। सो ये भी b हो जाएगा। ठीक है, ये जो लेंथ है ये b हो जाएगी एंड ये जो बची हुई है दिस विल बी a माइनस b, क्योंकि टोटल लेंथ a थी। सो ये b हो गई क्योंकि हमने परपेंडिकुलर खींचा इस पे। तो ये लेंथ b है तो ये भी b हो जाएगी, और ये जो बची हुई है ये हो जाएगी a माइनस b। सो एरिया इसका क्या हो जाएगा, a1 विल बी 2r इंटू b। सो 2r b एरिया हो गया। एंड ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, इस अगर ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे दिस विल बी हाफ बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है। सो हाफ बेस इंटू ऑल्टीट्यूड हो जाएगा। बेस है इसका a माइनस b, ऑल्टीट्यूड है 2r, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। सो आ जाएगा एरिया a माइनस b इंटू r, और ab माइनस बी आर, सॉरी AR माइनस BR। सो ये एरिया हो गया इसका। सो टोटल एरिया क्या हो जाएगा, A1 प्लस A2। A1 है 2RB, A2 है AR माइनस BR। सो 2RB माइनस BR हो जाएगा RB, और ये है AR, R कॉमन ले लेते हैं, सो A प्लस B। सो ये सेम आंसर आ गया इससे भी और इससे। ठीक है, आप जैसे मर्जी कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन था दिस वन, द मैक्सिमम टॉलरेबल एक्सपोजर टाइम फॉर नॉइज इज गिवन टू बी अबाउट 8 hours एट। सो मैक्सिमम टॉलरेबल एक्सपोजर टाइम नॉइज का दे रखा है हमारे पास, टू बी अबाउट 8 hours है इस साउंड पे, 85 डेसिबल के साउंड पे। ठीक है, सो दिस इज द यूनिट ऑफ साउंड। सो 85 डेसिबल की साउंड पे जो मैक्सिमम टॉलरेबल एक्सपोजर टाइम है वो है 8 hours।
एंड 90 सेकेंड है जब हमने साउंड इंक्रीज कर दी 110 डेसिबल पे, सो उस पर सिर्फ 90 सेकेंड है। एज्यूमिंग द लीनियर नॉइज टॉलरेंस रिस्पॉन्स ऑफ द ईयर, हमारे ईयर का लीनियर नॉइज टॉलरेंस रिस्पॉन्स एज्यूम कर रहे हैं, then an increase of 3 decibel in noise level in this range will reduce the exposure time by roughly, so 3 decibel पे हमें बताना है कि कितना एक्सपोजर टाइम रिड्यूस हो जाएगा उस रेंज में। सो अगर लीनियर नॉइज टॉलरेंस रिस्पॉन्स ले रहे हैं, मतलब लीनियर नॉइज टॉलरेंस रिस्पॉन्स, इसका मतलब क्या है कि अगर हम एक ग्राफ बनाएं, ग्राफ के से बनाता हूं, समझाता हूं। सो नॉइज यहां पे n ले रहे हैं जो डेसिबल में है, एंड टाइम, एक्सपोजर टाइम जो सेकंड्स में या फिर टाइम टी ले लेता हूं। सो उसका जो रिस्पॉन्स है वो है लीनियर, एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, एक लीनियर रिस्पॉन्स है। सो हमें क्या दे रखा है, हमें यहाँ पे 2 पॉइंट दे रखे हैं इस ग्राफ पे, एक ये पॉइंट एक ये पॉइंट ए बी, और हमें किसी एक पर्टिकुलर 3 डेसिबल रेंज का पूछना है। हमें जैसे इस रेंज का बता दिया कि इस रेंज में कितना एक्सपोजर टाइम चेंज होगा। सो हमें बस ये बताना है। सो 2 पॉइंट का हमें दे दिया, सो हमें लीनियर रिस्पॉन्स दे दिया। सो हम क्या करेंगे, सो इसमें जो डेल्टा टी है, जो चेंज टाइम, इस टाइम में जो चेंज हो रहा है, हम उसका डेल्टा एन निकाल लेंगे जो उसमें नॉइज रिस्पॉन्स चेंज हो रहा है, ठीक है। मतलब क्या है कि मैं आपको अभी लीनियर इसका बता देता हूं। सो कैसे कैलकुलेट करेंगे, सो हम क्या करते हैं, हमें 85 डेसिबल पे हमें दे रखा है, 85 डेसिबल पे हमें दे रखा है 8 आवर्स है एक्सपोजर टाइम, ठीक है। नॉइज यहाँ पे ये नॉइज है एंड ये एक्सपोजर टाइम है, एक्सपोजर टाइम। एंड जो 110 डेसिबल पे दे रखा है, 110 डेसिबल पे वो दे रखा है सिर्फ 90 सेकेंड, ठीक है। सो ये 2 पॉइंट दे रखे हैं, दिस इज ए, दिस इज बी, ठीक है। सो लीनियर रिस्पॉन्स है। सो मैं क्या करूंगा, इन दोनों का सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। सो मैं क्या करूंगा, डेल्टा एन कैलकुलेट करूंगा। सो डेल्टा एन इज 110 माइनस, मतलब बी माइनस ए कर रहा हूं, 110 माइनस 85 डेसिबल, और इसमें कितना चेंज हो रहा है एक्सपोजर टाइम में, दैट इज डेल्टा टी। सो डेल्टा टी में कितना चेंज होगा, दैट विल बी 8 आवर माइनस 90 सेकेंड, ठीक है। नाउ 8 आवर को सबसे पहले हमें उसमें चेंज करना पड़ेगा, दैट इज सेकेंड में। सो 8 को पहले 60 से मिनट में हो गया चेंज, एंड दोबारा 60 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा सेकंड के लिए। सो ये हो जाएगा 28800 माइनस 90, अब ये आ गया हमारे पास सेकंड में, ठीक है। सो मतलब क्या है, सो इस रेंज का हमें पता चल जाएगा। सो 110 माइनस 85 दैट विल बी 25 डेसिबल। सो 25 डेसिबल के चेंज में जो एक्सपोजर टाइम चेंज है वो हमें पता चल जाएगा, दैट विल बी, इसको अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे वो हो जाएगा 28710 सेकंड का, ठीक है। सो ये हमें दोनों डेल्टा पता चल गए, यहाँ पे ये टाइम का डेल्टा भी पता चल गया और ये नॉइस का डेल्टा भी पता चल गया। नाउ हम यहाँ पे निकाल सकते हैं कि 1 डेसिबल में कितना टाइम चेंज हो रहा है। सिंपली 25 से डिवाइड कर देते हैं, 25 डेसिबल में इतना चेंज है, सो 1 डेसिबल में कितना हो जाएगा, 28710 बाय 25 सेकेंड का, ठीक है। नाउ हमें क्या करना है, सिंपली 3 डेसिबल का पूछा है, 3 डेसिबल में कितना चेंज होगा एक्सपोजर टाइम का। सो सिंपली 3 डेसिबल का कैसे निकालेंगे, सिंपली इस क्वांटिटी को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 25 मल्टीप्लाइड बाय 3 सेकेंड। सो सिंपल, सो बहुत इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा लैंग्वेज डिफिकल्ट दे रखी है। सो इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो सॉरी डिवाइड 25 से करेंगे एंड मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे, सो ये हो गया 1148.34 एंड मल्टीप्लाई 3 करेंगे, सो दैट विल बी 3445.2 सेकेंड। सो इतना सेकेंड आ गया ये,
नाउ हमें जो ऑप्शंस दे रखे हैं वो मिनट में कैलकुलेट करने को दे रखे हैं। सो सिंपली इसको 60 से डिवाइड कर देते हैं और ये हो जाएगा मिनट में, और मिनट में अगर 60 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 57.4 सेकेंड, एंड दिस इज मिनट में देखते हैं तो दिस विल बी नियरली इक्वल टू, सॉरी 57 मिनट ही हुआ, ये 54.7 एंड दिस इज नियरली इक्वल टू 60 मिनट के सबसे नियरेस्ट है। सो हमें क्लोज पूछा है रफली कितना होगा, सो रफली ये 60 मिनट के सबसे पास है। सो एग्जैक्ट जो आएगा वो आएगा 57.4 मिनट एंड दिस इज रफली इक्वल टू 60 मिनट। ओके, सो ये हो गए 10 क्वेश्चंस सोल्व कर दिए। सो पहले के 5 आप देख सकते हैं वीडियो में। सो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन जो भी हैं वो भी सोल्व करेंगे। सो ओके, सो थैंक यू।